Hello everyone, welcome to my channel. In this video we are going to start with chapter number 5, that is cell structure and organization. अब इसमें हम पहले देखेंगे कि what is cell. So cell is basically it is said to be as a structural and functional unit of life. अब ये सेल को हम स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों बोलते हैं? बिकॉज सारे ऑर्गेनिजम्स, वो एनिमल हो, प्लांट्स हो या बैक्टीरिया हो, स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स हो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, मतलब जो हम अपने डायरेक्टली आंखों से देख नहीं सकते, माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है, या बड़े एनिमल्स हो, ओके, ये बड़े ऑर्गेनिजम्स हो, सो सब किससे बने हुए हैं? दे आर ऑल मेड अप ऑफ सेल्स. अब ये जो सेल है ये क्या कर सकता है? इट गिव्स फॉर्म एंड स्ट्रक्चर, और ये प्रोसेस करता है न्यूट्रिएंट्स को और उसको बनाता है यूजेबल एनर्जी में. ओके, जो भी चीजें खाते हैं वो क्या सेल्स ही क्या कर रहा है, उसको प्रोसेस कर रहा है यूजेबल एनर्जी में. ओके, सो ये जो सेल है यही क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. फॉर एग्जाम्पल इफ वी सी, जो अपनी बिल्डिंग्स है या फिर जो घर बनते हैं वो किस चीज से बनते हैं? ईंटों से बनते हैं. ओके, तो वो क्या है? स्मॉल स्मॉल ब्रिक्स होते हैं, उसी से पूरा हाउस बनता है. वैसे ही अपना जो ह्यूमन बॉडी है, सिर्फ ह्यूमन बॉडी नहीं बल्कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स सेल से बने हैं. ये सेल जो है जैसे घर में ब्रिक्स हैं, वैसे ही ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स में सेल प्रेजेंट होते हैं. सो इट इज सेड टू बी एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. एक सिंगल सेल भी पूरा फंक्शन परफॉर्म कर सकता है. ओके, फॉर एग्जाम्पल जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मतलब जो सिंगल सेल से बना हुआ रहता है, वो एक सिंगल सेल भी पूरा फंक्शन परफॉर्म करता है. Okay, so that is why they are said to be as cell is called a structural and functional unit of life. Now next slide if we see, so microscope is required to see cells. कोई भी सेल अगर हमें देखना है तो क्या चाहिए होगा? माइक्रोस्कोप चाहिए होगा. सेल को हम डायरेक्टली अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, वी रिक्वायर माइक्रोस्कोप. अब लार्जर सेल्स भी होते हैं. लार्जर सेल जो रहेंगे उसे हम सिंपल माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं. देर आर 3 टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप. पहले तो हम ये देखते हैं, एक है सिंपल माइक्रोस्कोप, दूसरा कंपाउंड माइक्रोस्कोप, एंड द थर्ड इज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. ओके, अब ये जो सिंपल माइक्रोस्कोप है ये बेसिकली यूज होता है बड़े सेल्स देखने के लिए. तो ये क्या करता है? सिंपल माइक्रोस्कोप सेल्स को मैग्नीफाई करता है 50 से 100 टाइम्स. किसी भी सेल को जो लार्जर सेल्स रहेंगे, बड़े सेल्स रहेंगे, बेसिकली वो सिंपल माइक्रोस्कोप के थ्रू देखे जाते हैं और वो सेल को मैग्नीफाई करते हैं 50 से 100 टाइम्स तक. ओके, अब जो छोटे सेल्स रहेंगे मींस स्मॉलर सेल्स, उसके लिए यूज होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप. स्मॉलर सेल्स को हम कैसे देख पाएंगे? वी कैन सी विद द हेल्प ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप. अब ये जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है ये 1000 टाइम्स मैग्नीफाई करता है सेल को. कितने टाइम्स? 1000 टाइम्स. ओके, नाउ नेक्स्ट इज व्हाट? इन लैब, मतलब आप अपने कॉलेज के लैब में कौन सा माइक्रोस्कोप यूज करते हैं? लाइट माइक्रोस्कोप इज यूज्ड. अब ये जो लाइट माइक्रोस्कोप है इसे ही हम बोलते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप. ठीक है, इट मीन्स ये जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है ये लाइट यूज करके हमें सेल दिखाता है. बेसिकली वी रिक्वायर लाइट. अगर लाइट नहीं है तो हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज नहीं कर सकते, हम सेल्स को देख ही नहीं पाएंगे. सो वी रिक्वायर लाइट. विद द हेल्प ऑफ लाइट वी कैन ऑब्जर्व. ओके, माइक्रोस्कोप में लाइट आनी चाहिए. सो दैट इज व्हाई दे आर सेड टू बी एज लाइट माइक्रोस्कोप. नाउ लास्ट इज व्हाट? इंटीरियर ऑफ सेल. अब तक हम सेल के ऊपर तक देख रहे थे, सेल का अपर लेयर. अगर हमें सेल के अंदर देखना है, ओके, अगर हमें सेल के अंदर सेल ऑर्गेनल्स ऑब्जर्व करने हैं तो उसमें हमें क्या चाहिए होगा? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चाहिए होगा. अब ये जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है ये 5 लाख टाइम्स मैग्नीफाई करता है, तो जिसकी वजह से हमें सेल का इंटीरियर पार्ट भी दिखता है. Okay, all cell organelles we can observe. Now the next slide is of, see, ये जो है ये फर्स्ट माइक्रोस्कोप है, लेeuwenhoek माइक्रोस्कोप इसे बोला जाता है. ओके, ये circa late 16th में बनाया गया था. Now see, ये वाला जो डायग्राम है ये किसका है? कंपाउंड माइक्रोस्कोप का है. सो इसे जनरली कहाँ पे यूज करते हैं? हम लैब में यूज करते हैं इन आवर स्कूल्स एंड कॉलेजेस. See, this is a picture of electron microscope. ये पूरा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का पिक्चर है. ओके, सो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है इट इज लार्जर इन साइज.
इट ऑक्यूपाइज स्पेस। ओके, अब ये वाला जो पिक्चर है यहाँ पे हम देखेंगे सेल साइज। सो ऐसा नेसेसरी नहीं है कि सारे सेल्स एक ही साइज के होंगे। जितने भी सेल है सबका साइज डिफरेंट रहता है। कुछ बहुत ही स्मॉल रहेंगे जैसे कि 0.1 nm और कुछ 1 mm तक रहेगा। ओके, सो वी आर गोइंग टू सी सम ऑफ द सेल्स। अब ये जो एटम है, एटम का क्या साइज रहता है जनरली? 0.1 नैनोमीटर। ओके, nm मीन्स नैनोमीटर। इफ यू सी अबाउट द कार्बन 60, अब ये जो कार्बन 60 है इसका साइज रहेगा अराउंड 1 nm। ओके, 1 नैनोमीटर। इसके बाद आएगा लिपिड्स। अब ये जो लिपिड है इसका जो रेंज है क्या है साइज का? 1 nm से 10 nm के बीच में। अगर आप देखेंगे तो 5 nm से कम ही है। ओके, फिर आ जाता है अपना प्रोटीन। अब ये जो प्रोटीन है आप देखोगे तो 5 nm से 10 nm तक रहेगा। सो ये सब डिफरेंट डिफरेंट इनके साइज है। फिर फ्लू वायरस। अब ये जो फ्लू वायरस है इनका साइज क्या रहेगा? 100 nm, 100 नैनोमीटर रहेगा। देन माइटोकॉन्ड्रिया और बैक्टीरिया, अगर इसका साइज हम देखें तो इट इज 1 μm। ओके, ये जो U जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है इट इज रेड एज म्यू, सो 1 μm। देन रेड ब्लड सेल्स, मतलब अपना जो खून है बॉडी में उसके सेल्स कितने बड़े होते हैं? इट इज अराउंड 10 μm। ओके, नेक्स्ट इज अबाउट द एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। अब ये जो एनिमल सेल और प्लांट सेल है इनका जो साइज है वो क्या रहता है? 10 μm से लेके 100 μm तक रहेगा। ओके, इट वेरीज। देन पॉलन या तो ह्यूमन एग। पॉलन कहाँ पे पाया जाता है? पॉलन जनरली प्लांट्स में पाया जाते हैं एंथर्स के अंदर। ओके, ह्यूमन एग, ह्यूमन एग जो है, अब पॉलन और ह्यूमन एग का जो साइज है वो रहता है 100 μm और 1 mm के बीच में। ठीक है, एंड द लास्ट विच इज लार्जर इन साइज वो है फ्रॉग एग। फ्रॉग का जो एग है वो रहेगा 1 mm। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द सेल साइज। ये इतना वेरिएशन है सेल साइज में। नाउ वी आर गोइंग टू सी सेल शेप। अब ये जो सेल शेप है देयर इज नो टिपिकल शेप। ऐसा कुछ प्रॉपर शेप नहीं है सेल का। हमने इसके पहले वाली पिक्चर में देखा कि कोई भी सेल ऐसा नहीं था कि सब राउंड है शेप में या फिर सब रेक्टेंगुलर शेप में है, सब स्क्वायर शेप में है या सब ओवल शेप में है। इट्स नॉट लाइक दैट, देयर आर वैरायटीज। ओके, सो देयर इज नो टिपिकल शेप वी कैन से। अब इनका जो शेप है वो हम देखेंगे। इट कैन बी स्फेरिकल, ये तो स्फेरिकल शेप में रहेगा, रेक्टेंगुलर शेप में रहेगा, फ्लैटेंड रहेगा। ओके, पॉलीगोनल शेप में भी हो सकता है, ओवल शेप में रहेगा, ये तो ट्रायंगुलर शेप रहेगा, कोनिकल शेप, कॉलमनर शेप, एक्सेट्रा। ओके, कोई भी शेप में हो सकता है सेल। देन सेल का साइज, अभी हमने देखा कि बहुत सारे वेरिएशंस थे साइज में। एक ही साइज का सेल सारे सेल्स नहीं होते। सो सम आर नॉट विजिबल टू नेकेड आई। कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो हम अपनी नेकेड आई से देख नहीं सकते। वी रिक्वायर माइक्रोस्कोप। ओके, मेनली टू ऑब्जर्व ऑल सेल्स वी रिक्वायर माइक्रोस्कोप। वो डिपेंड करता है कौन सा माइक्रोस्कोप है। देन स्मॉलेस्ट सेल, जो सबसे स्मॉलेस्ट सेल है वो कौन सा है? माइकोप्लाज्मा। नाउ इट इज ऑफ 0.3 μm। ठीक है, नेक्स्ट है बैक्टीरियल सेल। अब ये जो बैक्टीरियल सेल है इसका साइज क्या है? 3 से 5 μm तक रहेगा बैक्टीरियल सेल का साइज। लार्जेस्ट सेल, लार्जेस्ट सेल जो है इट इज द एग ऑफ ऑस्ट्रिच, नियरली 15 सेंटीमीटर रहता है। नाउ लॉन्गेस्ट सेल, अब ये लॉन्गेस्ट सेल जो है नर्व सेल जनरली रहता है। लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट इट इज डिफरेंट टर्म्स। तो लार्जेस्ट में अगर देखेंगे तो ऑस्ट्रिच का एग है, इट इज ऑफ 15 सेंटीमीटर्स। एंड लॉन्गेस्ट सेल जो है मतलब लेंथ वाइज जो बड़ा है वो है नर्व सेल। नाउ इन नेक्स्ट स्लाइड इफ वी सी, तो स्क्वान एंड स्क्लीडेन ये साइंटिस्ट थे, इन्होंने प्रपोज किया था सेल थ्योरी। सो देयर वाज नो एक्सप्लेनेशन अबाउट फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल। इन्होंने सेल थ्योरी दी थी बट उसमें इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया था, एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे ये कि जो न्यू सेल है वो कैसे बनते हैं। फिर बाद में रुडोल्फ विर्कॉव इन 1855 इन्होंने एक्सप्लेन किया कि न्यू सेल्स कैसे बनते हैं। सो न्यू सेल्स वर फॉर्म्ड बाय द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जो पहले से ही सेल प्रेजेंट है उसी से ही क्या होता है? न्यू सेल फॉर्म होता है। ठीक है, सो इट इज सच टू बी एज ओमनिस सेलुला ई सेलुला। उसके बाद आया मॉडर्न सेल थ्योरी।
अब ये जो मॉडर्न सेल थ्योरी है ये होता है मॉडिफिकेशन इन सेल थ्योरी। ओके, इसको ही हम बोलते हैं मॉडर्न सेल थ्योरी, जिसमें कि सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया गया है। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज टोटिपोटेंसी। अब ये टोटिपोटेंसी मतलब क्या होता है? इट इज अ पोटेंशियल ऑफ लिविंग न्यूक्लिएटेड सेल टू डिफरेंशिएट एंड डिवाइड टू फॉर्म एनी अदर टाइप ऑफ सेल एंड देयर बाय अ कंप्लीट न्यू ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब ये एक ऐसा पोटेंशियल होता है सेल का, मतलब एक ऐसा सेल जो कि लिविंग है और उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है, तो वो सेल डिफरेंशिएट हो सके, डिवाइड हो सके कोई भी टाइप का सेल फॉर्म होने में। ओके, इट सिंपली मीन्स कि एक ऐसा सेल जो कि फ्यूचर में ब्रेन सेल बना सकता है, लिवर सेल बना सकता है, ओके, या फिर बोन सेल बनाएगा, एनी पार्ट ऑफ द बॉडी वो जनरेट कर पाएगा। ओके, कोई भी ऑर्गन में कोई भी ऑर्गन सेल्स वो बना सकता है, कोई भी बॉडी के पार्ट के सेल्स वो बना सकता है। सो दिस टाइप ऑफ सेल्स इज सेड टू बी एज टोटिपोटेंसी ऑफ सेल। ओके, उनका जो ऐसा पोटेंशियल है कि वो फ्यूचर में किसी भी पार्ट में कन्वर्ट हो सकते हैं, इट इज सेड टू बी एज टोटिपोटेंसी। सो मेनली दे आर फाउंड इन एम्ब्रियोनिक सेल। कहाँ पे पाए जाएंगे? एम्ब्रियोनिक सेल। एनिमल्स में अगर देखेंगे या फिर ह्यूमंस में, तो एम्ब्रियोनिक सेल जो रहता है ब्लास्टोसिस्ट स्टेज जो है वहाँ पे पाए जाते हैं। ओके, या तो फिर प्लेसेंटा में पाया जाएगा। अगर एडल्ट है तो एडल्ट में बोन मैरो होता है, वहाँ पे पाए जाते हैं स्टेम सेल्स। Now, why these cells are totipotent? Because it has the entire genetic information. Okay, वो सेल के पास, जैसे कि जो एम्ब्रियोनिक सेल रहेगा या तो प्लेसेंटल सेल रहेगा या बोन मैरो सेल्स है, तो ये स्टेम सेल्स इन्हें क्यों बोला जाता है? क्यों इनके पास? ये जो सेल है, बिकॉज इट हैज द एंटायर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन इट्स न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट रहेगा? पूरा एंटायर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट है, जिसकी वजह से दीज सेल्स दे हैव टोटिपोटेंट। ओके, दीज सेल्स दे आर सेड टू बी एज टोटिपोटेंट। Now, embryonic animal cells are totipotent and termed as stem cells. अब ये जो embryonic animal cells होते हैं ये टोटिपोटेंट होते हैं, मतलब ये सेल्स कन्वर्ट हो सकते हैं फ्यूचर में किसी भी ऑर्गन सेल में, किसी भी बॉडी पार्ट्स के सेल में कन्वर्ट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल आई हैव टोल्ड यू कि ब्रेन सेल में भी कन्वर्ट हो सकता है, ये लिवर सेल्स में भी कन्वर्ट हो सकता है, बोन सेल्स में भी कन्वर्ट हो सकता है। ओके, इट कैन कन्वर्ट इनटू एनी ऑफ दी सेल। सो इसे हम बोलते हैं कि टोटिपोटेंट। नाउ तो बेसिकली जो स्टेम सेल्स है दे हैव ग्रेट मेडिकल एप्लीकेशंस अगर हम देखें, इंक्लूडिंग क्योर फॉर डिजीजेस। जैसे कि अगर कोई भी डिजीज हो जाता है किसी भी बॉडी पार्ट में, तो अगर किसी का स्टेम सेल्स ऑलरेडी स्टोर किया हुआ है, जैसे कि प्लेसेंटल सेल में रहता है स्टेम सेल्स, सो दो स्टेम सेल्स कैन बी यूज्ड टू क्योर डिजीज। नाउ नेक्स्ट इज अबाउट दी काइंड्स ऑफ सेल। सो देर आर बेसिकली टू काइंड्स ऑफ सेल, और यू कैन से टू टाइप्स ऑफ सेल। एक तो होता है प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा है यूकैरियोटिक। अब ये जो प्रोकैरियोटिक सेल है ये बहुत ही सिंपल होता है, इट इज सिंपल सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। यूकैरियोटिक सेल जो है दे हैव हाई डिग्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। So we are going to see in detail about the prokaryotic cell and eukaryotic cell. So first we are going to see the prokaryotic cell. अब ये जो prokaryotic cell है इट हैज केमिकली कॉम्प्लेक्स प्रोटेक्टिव सेल एनवेलप। इसके पास एक आउटर एनवेलप तो होती है, ओके, बट इट डज नॉट हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। इसमें प्रोकैरियोटिक सेल्स में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज एब्सेंट। सो अब इनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो कहाँ पे प्रेजेंट रहेगा? दे आर प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ दिस सेल, बेसिकली न्यूक्लियोइड में। अब ये जो न्यूक्लियोइड है ये इसके सराउंडिंग में कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है, ओके, एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। इसमें प्रोकैरियोटिक सेल्स में कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं पाए जाते हैं, ऑल दी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट। सो सेल एनवेलप्स इट हैज 3 लेयर, ओके। जो सेल का एनवेलप है, आउटर मोस्ट एनवेलप है, उसमें 3 लेयर स्ट्रक्चर रहता है। आउटर लेयर जो है वो किसका बना होता है? ग्लाइकोकैलिक्स का। मिडल लेयर जो होती है वो सेल वॉल रहेगी एंड इनर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो जो सेल एनवेलप है प्रोकैरियोटिक सेल का, जो आउटर मोस्ट कवरिंग है वो किससे बना रहता है? वो 3 लेयर से बना रहेगा। उसमें आउटर मोस्ट लेयर होती है ग्लाइकोकैलिक्स, मिडल होती है सेल वॉल एंड इनर इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ये जो ग्लाइकोकैलिक्स है इट इज प्रेजेंट एज इधर स्लाइम लेयर, मतलब जैसा कि लूज शीथ रहता है वैसा, या तो फिर टफ कैप्सूल, ओके, या तो वो
लूज रहेगी, लूज शीथ एज अ स्लाइम लेयर, या तो फिर कैप्सूल जैसा टफ रहेगा. विच लेयर? दैट इज आउटर मोस्ट लेयर. नाउ नेक्स्ट इज बैक्टीरिया. अब ये जो बैक्टीरिया है दे आर बेटर ऑब्जर्व्ड व्हेन स्टेन्ड. ये जो बैक्टीरिया है ये भी प्रोकैरियोटिक सेल से होते हैं. सो ये जनरली अच्छे से कब दिखते हैं? जब ये स्टेन किए जाते हैं. सो द मोस्ट फॉलोड स्टेनिंग मेथड इज ग्राम स्टेनिंग. कौन सा स्टेनिंग मेथड यूज किया जाता है? ग्राम स्टेनिंग. व्हाट इज मीन बाय स्टेनिंग? मतलब उसको क्या करते हैं, अगर एक सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो उसे हम कलर कर देते हैं. ओके, स्टेन कर देते हैं. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अपने जो हैंड के स्किन के सेल्स हैं वो स्टेन हो जाते हैं व्हेन वी अप्लाई मेहंदी. ठीक है, वो मेहंदी का कलर उसमें जाता है तो स्टेन हो जा रहा है. वैसे ही यहाँ पे बैक्टीरिया के जो सेल्स हैं, बैक्टीरिया जो है उसे हम स्टेन करते हैं. सो कौन सा टेक्निक यूज होगा? ग्राम स्टेनिंग. ओके, इट वाज गिवन बाय डैनिश बैक्टीरियोलॉजिस्ट हैंस क्रिश्चियन ग्राम. दैट इज व्हाट इज सेड टू बी एज ग्राम स्टेनिंग. अब इनका जो सेल वॉल है वो किससे बना रहेगा? पेप्टाइडोग्लाइकन से बना रहेगा, मेनली इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, और म्यूरिन से बना रहेगा सेल वॉल इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. ठीक है. नेक्स्ट इज अबाउट द सेल मेम्ब्रेन. इट इज अ फॉस्फोलिपिड बायलेयर. सेल मेम्ब्रेन जो है वो किसके रहेगी? फॉस्फोलिपिड बायलेयर से बनी हुई रहेगी. सो ऑल दी स्ट्रक्चर गिव प्रोटेक्शन टू द सेल एंड ऑल्सो हेल्प इन इंटरसेल्युलर ट्रांसपोर्ट. जो भी ट्रांसपोर्टेशन होगा सेल में वो इसमें हेल्प करेंगे. अब इसमें पाया जाता है मोटाइल बैक्टीरिया. मोटाइल मीन्स ऐसे बैक्टीरिया जो कि मूवमेंट शो कर सकते हैं, वो एक जगह से दूसरे जगह पे जा सकते हैं. सो दे आर सेड टू बी एज मोटाइल बैक्टीरिया. अब इनके पास कुछ तो ऐसे ऑर्गन्स होने चाहिए, और वी कांट से ऑर्गन्स, कुछ तो ऐसे पार्ट्स होने चाहिए जिसकी वजह से ये मूवमेंट शो कर पा रहे हैं. सो दे हैव सीलिया या तो फ्लैजेला. ये सीलिया क्या है? इट इज हेयर लाइक स्ट्रक्चर. हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है इनके पूरे बॉडी पे, जिसके वजह से वो मूवमेंट कर पाते हैं. मेनली वाटर बॉडी में जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं, दे हैव सीलिया, जिसके थ्रू ये मूवमेंट शो करते हैं. या तो फिर फ्लैजेला प्रेजेंट रहेगा. फ्लैजेला क्या है? वो थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर रहेगा. ओके, एक ही जगह पे रहेगा उनमें, या तो सिंगल फ्लैजेला रहेगा या डबल फ्लैजेला रहेगा, डिपेंड्स. सो विद द हेल्प ऑफ दैट फ्लैजेला ये मूवमेंट शो करते हैं. ये भी किस में रहेगा? मेनली जो बैक्टीरिया एक्वेटिक रहेंगे, वाटर बॉडी में पाए जाते हैं. देन अदर पार्ट्स आर फिलामेंट, या तो हुक प्रेजेंट रहेगा. ये तो उनमें फिलामेंट रहेगा या तो हुक प्रेजेंट रहेगा, जिसके थ्रू ये क्या कर पाएंगे? एक जगह पे अटैच कर पाते हैं खुद को. ठीक है. सो दिस वाज ऑल अबाउट द बैक्टीरिया. नाउ सम अदर सरफेस प्रोजेक्शंस आर द ट्यूबुलर पाइलाई. मतलब कुछ और भी सरफेस प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं. ये जो सीलिया था, फ्लैजेला था, ये सब क्या था? ये सब बैक्टीरिया के सरफेस पे प्रेजेंट होता है, आउटर साइड, बॉडी के आउटर साइड पे प्रेजेंट रहेगा. सो दे आर सरफेस प्रोजेक्शंस. तो कुछ और भी सरफेस प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं. उसमें क्या रहेगा? ट्यूबुलर पाइलाई, विच हेल्प इन इंटरसेलुलर कम्युनिकेशन. अब ये जो ट्यूबुलर पाइलाई है ये इंटरसेलुलर कम्युनिकेशन में हेल्प करता है. एंड फिम्ब्रिये भी प्रेजेंट रहेगा. अब ये जो फिम्ब्रिये है इट मेनली हेल्प्स फॉर द क्लिंगिंग टू सपोर्ट. ओके, मतलब कहीं भी अगर उसको पकड़ के अटैच होना है तो उसके लिए ये हेल्प करेगा. देन सेल मेम्ब्रेन. अब ये जो सेल मेम्ब्रेन है इट शोज इन फोल्डिंग्स, बेसिकली मेसोसोम्स, विच हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन. ये किस में हेल्प करेगा? ये जो इन फोल्डिंग्स है ये किस में हेल्प करेगा? सेल वॉल फॉर्मेशन में और डीएनए रेप्लिकेशन में. फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया. फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया दे आर ऑल्सो सेड टू बी एज साइनोबैक्टीरिया. अब ये जो साइनोबैक्टीरिया है इनमें क्या क्या प्रेजेंट रहेगा? दे हैव क्रोमेटोफोर्स. इनके पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स भी रहेगा. क्यों? क्योंकि ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है, सो दे मस्ट हैव फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स. ओके. नाउ नेक्स्ट इज व्हाट? द साइटोप्लाज्म कंटेन्स डेंस पार्टिकल्स, जिसे हम बोलते हैं राइबोसोम. साइटोप्लाज्म में क्या प्रेजेंट है? कुछ डेंस पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं. दे आर सेड टू बी एज राइबोसोम्स. अब ये राइबोसोम्स क्या करते हैं? दे हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस. क्या करेंगे? प्रोटीन बनाने में हेल्प करते हैं. दीज राइबोसोम्स आर डिस्क्राइब्ड बाय देयर सेडिमेंटेशन रेट. मतलब ये कौन से रेट से सेडिमेंट हो रहे हैं उसके बेसिस पे इनको डिस्क्राइब किया गया है. बेसिकली इनका जो यूनिट है वी से इट एज स्वेटबर्ग यूनिट. बैक्टीरियल राइबोसोम्स आर 70S. अब ये जो S है ये इसका यूनिट है. ओके. सो स्वेटबर्ग इसका फुल फॉर्म क्या है? स्वेटबर्ग यूनिट्स. सो 70S विच कंपोज्ड ऑफ अ लार्जर सब यूनिट 50S और स्मॉलर सब यूनिट 30S. मतलब बैक्टीरियल राइबोसोम जो है वो 70S का होता है, जिसमें कि लार्जर सब यूनिट पाई जाती है 50S की और स्मॉलर सब यूनिट पाई जाती है 30S की.
So this is one of the bacterial cell. You can see it includes chromosome, nuclear region. Okay, न्यूक्लियर रीजन में क्या प्रेजेंट है, क्रोमोसोम प्रेजेंट है, देन पाइलाई प्रेजेंट है. जो आप सरफेस पे हेयर जैसे स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं वो क्या है, पाइलाई है. यहाँ पे राइबोसोम्स है. ओके, देन दे हैव फूड ग्रैन्यूल, प्रोकैरियोटिक फ्लैजेलम. अब यहाँ पे जो ये फ्लैजेला मैंने बताया थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है ब्लू कलर का, तो वो होता है प्रोकैरियोटिक फ्लैजेलम. ओके, फ्लैजेला प्रेजेंट रहेगा. देन प्लाज्मिड, मतलब कोई कोई डीएनए सर्कुलर शेप में रहेगा, रिंग शेप में, उसे हम बोलते हैं प्लाज्मिड. ओके, देन साइटोप्लाज्म, मतलब जो सेल के अंदर फ्लूइड प्रेजेंट है, इट इज सेड टू बी अ साइटोप्लाज्म. देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ओके, जैसे कि हमने देखा कि किसी भी प्रोकैरियोटिक सेल में जो आउटर कवरिंग होती है वो 3 लेयर्स की होती है. सो हियर यू कैन सी दोस 3 लेयर्स. जो येलो कलर की लेयर दिख रही है वो सबसे इनर लेयर है, इट इज सेड टू बी एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. देन इन मिडल यू कैन सी सेल वॉल. ओके, थोड़ा सा ब्राउनिश कलर दिख रहा है वहां पे. देन आउटर मोस्ट लेयर यू कैन सी कैप्सूल, या तो स्लाइम लेयर प्रेजेंट रहेगी इसमें. Then last is about the eukaryotic cells. Now these eukaryotic cells, they have well defined nucleus. Okay, nucleus present रहेगा इनमें, well defined nucleus present रहेगा, which and it will consist of nuclear membrane, जिसमें कि nuclear membrane present रहेगा. Okay, now next point is membrane bound cell organelles are also present. यहाँ पे in case of the eukaryotic cell you can see well defined nucleus which consist of nuclear membrane. ओके, उसके बाद मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट रहेंगे. फॉर एग्जाम्पल सेल्स ऑफ प्रोटिस्ट, प्लांट, एनिमल एंड फंगाई. ये सब क्या है, यूकैरियोटिक सेल्स है. दीज ऑल दे कंसिस्ट ऑफ यूकैरियोटिक सेल. देन दे हैव डिफरेंट शेप, साइज एंड फिजियोलॉजी. सो इनमें यूकैरियोटिक सेल्स में ऐसा नहीं है कि एक प्रॉपर फिक्स्ड शेप साइज रहेगा, नहीं. दे ऑल्सो हैव डिफरेंट शेप, साइज एंड फिजियोलॉजी. देन सेल्स आर कंपोज्ड ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. अब सेल किससे बना रहेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहेगा. साइटोप्लाज्म प्रेजेंट रहेगा विच इज अ फ्लूइड विच इज प्रेजेंट इनसाइड द सेल, इसे हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म. देन एंड इट्स ऑर्गेनल्स, कौन कौन से ऑर्गेनल्स है, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, गोल्जी कॉम्प्लेक्स एक्सेट्रा. सो दीज आर सम ऑफ द ऑर्गेनल्स विच आर फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल्स. एंड अ ट्रू न्यूक्लियस. ट्रू न्यूक्लियस क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज जो न्यूक्लियस है it is surrounded by a nuclear membrane. Okay, so this was all about the prokaryotic cells, eukaryotic cells, and we have also seen cell size, cell shape,